गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोगों का एपिसोड है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजन। जी हाँ, 11th के सेकंड बुक का सेकंड लेसन है हाइड्रोजन। तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टफ लेसन नहीं है। टीचर्स और स्टूडेंट्स द्वारा इग्नोर किया हुआ एक लेसन कह सकते हैं। ज्यादातर बच्चे और टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, अरे सिंपल है, इसको तो रीड कर लेना, क्या करना है, मैं पढ़ा के क्या करूंगा। बच्चे भी अरे लास्ट में पढ़ेंगे, और उस चक्कर में कई बार पढ़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है, इग्नोर तो कोई चीज नहीं करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी निकलते हैं। तो ये ध्यान रखना, बोर्ड लेवल पे ही पास नहीं होना, आपको क्रैक करना JEE और नेट। तो उसके लिए तो आपको छोटे से छोटी चीज को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं करिए फालतू का क्या करना, एक क्वेश्चन भी आ गया तो रैंक आपके हजारों में चेंज कर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो हाइड्रोजन और उसके चलो देखते हैं। लोगो इसलिए किया था कि बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हुए थे, तो सबको अलर्ट करने के लिए लोगो डाला था एक बार। अब आ गए हैं, सबका वॉचिंग हो गया है, तो अब हम को क्लियर, अटेंशन मोड में बैठना सबके सब। हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन और उसका गेट टुगेदर। हाँ, ये कह सकते हैं कि लेसन थोड़ा सा स्टार्टिंग के में बोरिंग तो नहीं कहेंगे, बेसिक है, आता है तो लगता है अरे यार क्या फालतू का चल रहा है, बट पढ़ाना तो सब पड़ेगा बबुआ। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन का जो नॉर्मल सिंबल है वो ये है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, तो लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है हाइड्रोजन के मतलब एटमॉस्फेयर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अबंडेंट एलिमेंट मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का। सन में भी हाइड्रोजन ही होता है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब पता है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। ग्रुप होता है इसका फर्स्ट ए। इसका जो ग्रुप होता है वो होता है फर्स्ट ए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये इसकी डाउटफुल पोजीशन है, तो सबसे पहला पॉइंट ही बनता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन। तो हाइड्रोजन प्लेस्ड इन, मतलब फर्स्ट ए एल्किली मेटल्स, प्लेस्ड इनके बजाय विद लिखते हैं बच्चों अपन, प्लेस्ड विद फर्स्ट है एल्किली मेटल्स। सेवन थे मतलब हेलोजन्स। बिकॉज, ऐसा क्यों? तो बिकॉज हाइड्रोजन की इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोथ
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों के सिमिलर होती है। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। 1 मिनट में आप ये सोचो, पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में क्या हाइड्रोजन की फर्स्ट के साथ क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिसिमिलरिटी है, सेवंथ के साथ क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। हाँ, राइट क्वेश्चन दिया मैंने आपको। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद फर्स्ट ए एंड सेवंथ ए। फर्स्ट ए के साथ सिमिलरिटी लिखो, डिफरेंस लिखो। सेवंथ ए के साथ सिमिलरिटी लिखो, डिफरेंस लिखो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अलर्ट होके लिखना चालू कर दो। चलो देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ए के साथ सिमिलर क्या है, फर्स्ट एंड हाइड्रोजन। देखो आपने कुछ लिखा होगा, तो फर्स्ट ए के साथ सिमिलरिटी क्या है इसकी, सिमिलरिटीज। पहला पॉइंट, फर्स्ट ए के साथ ये क्या करेगा आपका, मतलब वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आउटर शेल में दोनों के में एक इलेक्ट्रॉन ही है। दूसरा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोनों का। ये बार बार लंबा नहीं करना। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए बात लगेगी। सिमिलरिटी है तो दोनों में एक जैसी है। दोनों के दोनों रिड्यूसिंग नेचर है, दोनों के दोनों रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। आया ना? कोई डाउट है तो बोल दो, आया कि नहीं आया, बोलो। इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड बनाने की नेचर होती है। आयोनिक कंपाउंड बना सकते हैं जैसे NaCl हेलोजन्स के साथ, तो यहाँ NaH सोडियम क्लोराइड, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, एक जैसे कंपाउंड बनते हैं। नाम में देखो, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इनके कंपाउंड ऑलमोस्ट सिमिलर बनते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी सिमिलरिटीज शो की मैंने। ऐसे ही फर्स्ट के साथ इसकी एंड हेलोजन एंड हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज देखो आप। सेवंथ एंड हाइड्रोजन, सिमिलरिटी देखें अगर हम मान लो तो दोनों में क्या है सिमिलरिटी, डिफरेंस भी देखेंगे, पहले सिमिलरिटी देखो। डाई एटॉमिक है, H2Cl2F2ETC, ठीक है ना। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो कर सकते हैं। नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर है कि नहीं? दोनों के दोनों नॉन मेटल नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर भी
हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन आयोडीन अलग बात है। गैस होते हैं तो हम लोग इनसे मैच करके लिख सकते हैं, गैसियस नेचर के हैं। आयोनिक कंपाउंड विद एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के साथ जैसे NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड, तो यहां बनेगा NaH। तो एस ब्लॉक के साथ इसमें आयोनिक कंपाउंड बनाने की नेचर होती है। कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये मैंने हाइड्रोजन की सिमिलरिटी और डिफरेंस वाली बात आपको बाइंड अप की। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। चलो अब हम एनसीईआरटी से इस फालतू के, थोड़ा सा इजी टॉपिक है तो एनसीईआरटी का पेज पलटते हुए इसको बाइंड अप करते हैं। तो मैं स्क्रीन पर एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूं। यहां तक कोई कमेंट ना है तो जल्दी से बोल दो भाई। क्लियर? अब एनसीईआरटी आपके सामने स्क्रीन पर है, फुल स्क्रीन कर दे भाई। तो यहां पर आप देख लो, स्टार्टिंग में गेट टुगेदर है, ठीक है ना? तो उसको देख लो। यहां पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको मेन बता चुका हूं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो हम अभी अभी कर रहे थे, वो ही बात यहां पर है, हाइड्रोजन की पोजीशन। तो जस्ट इसको आप रीड कर लीजिएगा। मेरा काम था आपको हेडिंग से ये बताना कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। तो इसमें कोई डाउट किसी को हो तो बोलो। पहले पेज में, अगला पेज मूव कराएं, फिर जल्दी से बोल दो। ये आपको मैंने अभी समझा दिया। तो अगला पेज लेते हैं हम इसके बाद। चलो अब हम देखते हैं बच्चों। तो यहां पर सेकंड नंबर का जो पेज है, वो सेकंड नंबर के पेज में आपको विजिबल है, सबको रीडेबल है? ठीक है। तो सेकंड नंबर का जो पेज है हमारा, तो सेकंड नंबर के पेज में यहां पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आईपी वगैरह वगैरह। ये इस बात को बताते हैं कि भैया हाइड्रोजन का आईपी का वैल्यू हेलोजन से थोड़ा कम है, एस ब्लॉक से ज्यादा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला? जस्ट ये थियोरेटिकल पोर्शन है बच्चों। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हाइड्रोजन जो है आपका, वो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए दोनों के बीच में ढोलकी बजा लेता है। फर्स्ट के साथ भी और सेवंथ के साथ भी हिलडुल के दोनों के साथ मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ में? ठीक है। अब हम ये पहला पॉइंट आप देख लेना, ठीक है? अब यहां पर एक दो लाइनें लिखी हुई है तो मैं बाद में बोर्ड पे समझाता हूं, पहले अकेरेंस वाली बात समझा देता हूं। तो अर्थ में एलिमेंट है, यूनिवर्स में 70% मास हाइड्रोजन होता है। यूनिवर्स का 70% हाइड्रोजन होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो कोई डाउट है तो।
ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है यहां पर, अर्थ क्रस्ट में भी ये 15% से ज्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में क्योंकि मास बहुत कम है तो हाइड्रोजन का वैल्यू बहुत कम है, बट अर्थ के क्रस्ट में ये काफी अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, तो हाइड्रोजन के सबको पता है 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक जो टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप देखो तो इसमें आपको सीधा सा वैल्यू पता चल रहा है। 99.99% लगभग वो है प्रोटियम, मतलब सिंपल हाइड्रोजन। उसके बाद 0.015% के आसपास है ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम जो है वो आपका नेचर में नहीं मिलता। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रिटियम नेचुरल नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही बनता है, मतलब ये रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर एक्टिव होता है। कोई डाउट है तो बोल दो। मास 1 2 3 है, राउंड ऑफ करे तो, और पॉइंट्स में चलेंगे तो हाइड्रोजन का होता है 1.008, ड्यूटेरियम का होता है 2.014, ट्रिटियम का होता है 3.016। तो पॉइंट्स में एक बार इग्नोर भी कर दो तो चलेगा, 1 2 3 कह सकते हो। और मास जितना ज्यादा होगा, रिपीट कर रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी, एक वर्ड सुन लो, मास जितना ज्यादा होगा बीपीएमपी उतना ही ज्यादा होगा। मास जितना ज्यादा होगा बीपीएमपी उतना ही ज्यादा होगा, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सब चीजें आप चेक कर लो। जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वैसे वैसे ये वैल्यूज आपके क्या हो रहे हैं बच्चों, बढ़ते जा रहे हैं। अगला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, वो भी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप कहोगे सर ट्रिटियम का तो दे ही नहीं रेखा, बिकॉज वो नेचुरल नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी नहीं करते नॉर्मली, न्यूक्लियर के अंदर ही करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। आ गया कि नहीं आया समझ में? तो ये एंथैल्पीज के डिफरेंट टाइप्स वो भी कंप्लीट हो गए आपके। अगला है यहां पर डिस्टेंस, तो साइज आइसोटॉप्स का ध्यान रखना, लिखना है तो लिख लो, आइसोटॉप्स का साइज में कोई इफेक्ट नहीं होता, रेडियस आइसोटॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, मास चेंज होगा, साइज चेंज नहीं होगा। बच्चा यहां पर कई बार गलती करता है तो वो आप मत करना। हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एंथैल्पी, और आइसोटॉप्स का इलेक्ट्रॉन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोटॉप है तो इलेक्ट्रॉन है, बस। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया, हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी खासी होती है। कोई डाउट? कोवलेंट रेडियस साइज ही है तो ऊपर की बात करने की जरूरत नहीं है। आयोनिक रेडियस ये इसकी अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? ये टेबल को मैंने थोड़ा सा समझाया, अब मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूं, तो प्लीज बोर्ड पूरा शेयर कर दें भाई। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन को अपने स्टाइल में भी याद कर लेते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। हाइड्रोजन का एक और नाम होता है वो है प्रोटियम, पी लिख देता हूं, प्रोटॉन के कारण इसको बोलते हैं प्रोटियम। है ना? अब हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पॉइंट हम लोग यहां देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे वाली चीज एटॉमिक नंबर होती है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को थोड़ा ऊपर ले लूं तो एक ही फ्लो में सब काम हो जाएगा।
और ये आपका न्यूट्रॉन हो गया और ये एटॉम मास नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर तो क्या होगा, ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन तो देखो सब में सेम होता है, आइसोटॉप बनने से इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीट कर रहा हूं, आइसोटॉप से इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन जो होंगे तो वो क्या होगा, तो प्रोटॉन्स के लिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। आइसोटॉप से इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रॉन ऊपर और नीचे के डिफरेंस को न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो यहां पर न्यूट्रॉन 0 है, यहां 1 है और यहां 2 है। न्यूट्रॉन, ये बच्चों वाली बात है, बट जब पढ़ रहे हैं तो पूरा ऐसा नहीं आपको लगता बच्चों वाला है, ऐसा नहीं। आगे का पोर्शन अगले लेक्चर में काफी अच्छा चलेगा। ये बेसिक्स है इसलिए ऐसा लगता है कई बार। तो अब यहां पर एक दो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में अकेला हाइड्रोजन या प्रोटियम ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ओनली एंड ओनली न्यूट्रॉन, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये ओनली एग्जाम्पल कह लो। क्लियर है कि नहीं, बोलो कोई डाउट है तो। दूसरी बात, तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम नॉट कंटेन्स, क्या नहीं रखता इसमें, न्यूट्रॉन। ओनली प्रोटियम है तो ओनली लगा देता हूं मैं। ये पूरी पीरियोडिक टेबल की बात है, इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, पहला पॉइंट। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, पूरा शेड्यूल बेटा मेरा क्लास ऑलमोस्ट सेम सब डे होता है। सैटरडे को मजे करते हैं हम लोग, सॉरी संडे को रिलैक्स होता है मेरा, वेडनेसडे को आराम करता हूँ। बाकी यूट्यूब पर होता है 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन यूट्यूब पर होता है। 2 दिन जो पेड वर्जन है उसमें होता है मेरा पीजीसी जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब जिन्होंने मतलब हमारा पैकेज लिया होता है उन बच्चों के लिए स्पेशल सेशन होता है। क्लियर बेटा, नहीं ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये 11th का रेगुलर लेक्चर है बच्चे। ओनली हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता पूरी पीरियोडिक टेबल में। दूसरा ध्यान रखने की बात है, हाइड्रोजन के लिए आईपी भी अच्छा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अच्छा है। हाइड्रोजन के लिए दोनों बातें बहुत अच्छी है, बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है 1, तो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। हाइड्रोजन कैन और गेन और लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली। को डाउट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इजीली दे भी सकता है। एक इलेक्ट्रॉन उसको आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए तो ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे के अपनी आफत खत्म कर सकता है। तो इसके कारण इसका आईपी भी बहुत अच्छा है, कंपेयर में डाउन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अच्छी है। इसको कहना है कि भैया हम साधु आदमी है, किसी को इलेक्ट्रॉन लेके जाना ले जाओ भाई, दे के जाना दे जाओ भाई, कौन मना करता है। आज्ञा समझ में, कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये हाइड्रोजन की एक और यूनिक नेचर होती है अदर मेंबर्स के कंपेयर में, इस बात को हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का प्लस आयन बन सकता है, तो इसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव भी बन सकता है और हाइड्रोजन नेगेटिव भी बन सकता है। दोनों आयन पॉसिबल है। क्लियर। अब साइज की बात करें तो साइज ऑफ हाइड्रोजन बहुत छोटा है, 30 पाइकोमीटर लगभग होता है। लेकिन जैसे ही H माइनस बनता है इसका साइज कितना बढ़ गया देख लो,
बहुत गजब क्वेश्चन बनता है इस जगह पे, ठीक है ना। साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन नेगेटिव, देखो पॉजिटिव के साइज की बात क्या खा के करोगे, ऑर्बिट था वो खत्म हो गया है, तो अब तो केवल न्यूक्लियस बचा है। तो इसलिए पॉजिटिव आयन का H प्लस के साइज की तो कोई बात ही नहीं करनी है। H माइनस का साइज जनरली, एक बात बोलता हूं, पीरियोडिक में भी ये बात मैं पहले करा चुका हूं आप लोगों को, जब भी नेगेटिव आयन बनता है साइज 50% से और 100% तक बढ़ जाता है। मींस अगर किसी का साइज 100 पाइकोमीटर है तो नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन आते ही 150 होना तो पक्का मान लो, 170 180 एग्जाम्पल वाइज अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो रिपीट कर रहा हूं कि नेगेटिव आयन बनने पर साइज 50% तो बढ़ता ही बढ़ता है, मतलब 100 का 150 तो कम से कम हो ही जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? 170 180 भी हो जाता है। पॉजिटिव आयन बनता है तो आप ये मान के चलो साइज 40-50% मिनिमम कम हो जाता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। जनरली, ठीक है, जिन्होंने पीरियोडिक में से ढंग से नहीं पढ़ा है उनसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा एफ से एफ माइनस बना, एफ का साइज मैंने कहा राउंड ऑफ करके 70 पिकोमीटर है, तो एफ माइनस का साइज क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन 85 पिकोमीटर या 80 लिख लो राउंड ऑफ करके, 80 पिकोमीटर, बी 70 पिकोमीटर, सी 60 पिकोमीटर और डी 1110 पिकोमीटर। अब अगर मान लो ऐसे कोई ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो यहां ऐसे कोई ऑप्शन दे रखे हैं, तो सीधी सी बात है आप क्या सोचोगे। अभी थोड़ी देर पहले तक आप लोग ये सोचते हैं क्या 70 है तो दो ऑप्शन तो आप सबसे पहले एलिमिनेट करोगे, बोले नेगेटिव है तो साइज बढ़ेगा, मतलब घटने वाला हट गया, बराबर वाला हट गया। अब बढ़ा तो ये या यही सोचोगे आप, पक्का है ना। तो ज्यादातर बच्चे, अगर मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करता तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होता, बोले थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है, इतना थोड़ी है कि यार ऐसा थोड़ी होगा 50% बढ़ गया 80% बढ़ गया, नहीं, बहुत गलती से कोई सोचता। बट आंसर क्या है इसका, ये है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव आयन बनने पे साइज कम हो जाएगा, वैसे तो यहाँ इससे ज्यादा होगा बट ऑप्शन वाइज बताया मैंने, कंसेप्ट क्लियर किया है। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एग्जांपल है जिसमें देखो साइज 7 टाइम बढ़ गया, बहुत ज्यादा, 700 गुना, 700 टाइम के आसपास का वैल्यू बढ़ा। उसका कारण थोड़ा बहुत समझ में आता है, कारण क्या है। इलेक्ट्रॉन तो यहां भी एक बढ़ा, यहां भी एक बढ़ा, तो उसका कारण समझो। यहां पर प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर एक है, यहां दो हो गए, तो NFA क्या हो गया, डिक्रीजेज बाय 50%। NFA क्या हो गया, 50% कम हो गया। क्लियर हो गया? NFA यहां क्या हो गया बच्चों, 50% के सीधा देखो यहां वन, एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, चलेगा। यहाँ एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां पर क्रांति करेंगे, धमाल मचाएंगे, है नहीं, वो अकेले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के धोएंगे दोनों के दोनों मिलके। इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस का NFA वैल्यू बहुत कम हो गया, तो अनएक्सपेक्टेड साइज बढ़ गया, मस्ती करेंगे अब वो। बोलो कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दू, साइज ऑर्डर, आपको बताना है I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस और हाइड्रोजन माइनस, इनका साइज का ऑर्डर बताओ, जल्दी से करो, सोचो, पता चलेगा आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं।
हुआ क्वेश्चन सॉल्व? देखो, तो यहां पर अगर हम बात करें तो साइज थोड़ा वेरी हो जाता है अलग अलग कैलकुलेशन में, बट जनरली इसका आंसर क्या होता है? आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ऑलमोस्ट इक्वल टू हाइड्रोजन माइनस है, क्योंकि इनके वैल्यूज में इसका 2.208 है, इसका 206 है, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा नेगेटिव आयन है एक तरह से I माइनस, और हाइड्रोजन उसको सीधा टक्कर दे रहा है, Br को तो टक्कर पूरा भयंकर वाला दे दिया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? कोई इशू है इसमें तो बोल दो भाई, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखने के कुछ जो एडिशनल पॉइंट मैंने समझाए वो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। इसे सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं, तो इसे हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। वापस हम लोग नोट्स को देखते हैं, नोट्स शेयर करें प्लीज, ठीक है। तो नोट्स को आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं आया इतना कमेंट दे दो जब तक। और मेरा हैशटैग क्या याद है आपको? तो फटाफट हैशटैग भी टाइप करो, केमिस्ट्री रटना नहीं है, ये भूला मत करो, हर एपिसोड में याद किया करो इसको, केमिस्ट्री रटना नहीं है। क्लियर? सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। होप आपको केमिस्ट्री समझ में आती होगी, पसंद आती है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप भी अपना ज्ञान बढ़ाओ बांट बांट के। क्लियर है कि नहीं? आज्ञा समझ में? लोगों को बताने में क्या जा रहा है कि यार शैलेश सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर आपको लगता है कि बेकार पढ़ाते हैं तो लिख दो सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हूं। जल्दी करो। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे का पोर्शन। इसमें आपके सामने स्क्रीन पर है अब हाइड्रोजन से रिलेटेड आगे का पॉइंट। ये तो खत्म हो गया आपका, इसमें तो सबको एक इजी हो गया। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग का ये सब तो हो गया है। अब प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन बहुत बच्चों वाली प्रिपरेशन है। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में पहले बेसिक लेवल से आपने पढ़ा हुआ है, मेटल्स एसिड से या पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देते हैं, हाँ या ना। अब जो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको तो सीधा ठंडे ठंडे पानी से भी नहला दो, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। जो थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल है उनको जैसे आप नहाते हो ना गर्म पानी से, वैसे नहलाने की जरूरत होती है। क्लियर हो गया? तो यहां जैसा एग्जांपल है जिंक वाला। जिंक जो होता है एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा, बच्चों वाला है। क्लियर हो गया? दूसरा है जिंक बेस, एम्फोटेरिक नेचर होती है जिंक की, छोटी क्लास से आपने पढ़ा हुआ है। तो जिंक बेस से रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस दे देता है। कोई डाउट है तो बोल दो। पहली रिएक्शन बहुत लॉलीपॉप है, छोटे क्लास के बच्चों वाली है। क्लियर हो गया? अब कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। कोई डाउट है इसमें तो बोलो, ठीक है, चलेगा, देखते जाओ।
हाँ भाई, समझ में आ गया आपको? तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का, तो हाइड्रोजन बनता है। पॉजिटिव होने के कारण कहां बनेगा हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन बनेगा आपके एनोड पर, सॉरी कैथोड पर। ऑक्सीजन बनता है, वो बनता है एनोड पर। ठीक है ना? कोई डाउट है तो बोल दो। इसमें अगली लाइन जो है वो आपको ध्यान रखने की है। जब उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड निकेल इलेक्ट्रोड के साथ जब डाल देते हैं तो क्या होता है? बहुत इजीली 99.99% प्योरिटी वाली हाइड्रोजन बन चुकी होती है। 99.99% वाली हाइड्रोजन बन जाती है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। इसी तरह से NaOH एंड क्लोरीन का बाय प्रोडक्ट बनता है ब्राइन सॉल्यूशन की। जब रिएक्शन होती है तो ब्राइन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ब्राइन का मतलब होता है NaCl। तो मैं बोर्ड पे आपको ये बात समझा देता हूं। क्लियर? ब्राइन जो होता है वो होता है NaCl। तो NaCl से आपका हाइड्रोजन बनता है। तो यहां देखते हैं हम लोग, बोर्ड पे देखो अब आप लोग बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन बाय वाटर, बाय मेटल्स। मेटल्स से, इस बात को मेरा हेडिंग चेंज कर रहा हूं मैं, बुक पैटर्न से थोड़ा सा अलग ले रहा हूं। मेटल से हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है ना? तो मेटल से हाइड्रोजन कैसे बनेगी वो देखो। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, बेरियम, स्ट्रोंसियम वगैरह वगैरह, एस ब्लॉक के रिएक्ट reacts with cold water, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। को डाउट है तो बोल दो। ठीक है ना? को डाउट है? दूसरा पॉइंट है लेस रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, Zn ले लो, आयरन ले लो। ये है रिएक्ट्स विद वार्म वाटर, या वेपर्स भी कह सकते हैं। वाटर, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर वार्म वाटर या फिर वेपर्स। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, जो कम रिएक्टिव है वो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे। को डाउट है तो बोल दो। ठीक है ना? वेपर्स भी कह सकते हैं, बेरिलियम है जैसे, तो वो करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर हम बात करें तो इसके बाद एसिड्स के साथ रिएक्शन है। तो एसिड्स के साथ सब रिएक्शन कर जाते हैं। इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं पहले एक बार हम। देखो यहां पर सीधा रिएक्शन तो बहुत कॉमन सेंस की है। Na+H2O, NaOH प्लस हाइड्रोजन। अगर हम मान लो बात करें, कैल्शियम है पानी के साथ गर्म करते हुए लाइम वाटर बनाएगा,
साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। चले हम आगे। इसी तरह से जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe2O3.XH2O बनाएगा, साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये क्या गर्म पानी के साथ है। अगर मैं बात करूं यहां पर मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लूं तो ये वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर वेपर है, गर्म का मतलब इतना गर्म कर रहे हैं कि वो वेपर बन गई, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस आपको यहां जो लिखा है उसी के हिसाब से समझाया। आई होप आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बोले भाई। तीसरा पॉइंट है मेटल्स के साथ ही, मेटल्स प्लस एसिड। मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई इश्यू है तो बोल दो। चले हम आगे। तो जैसे एक एग्जांपल है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल जो अभी आपके नोट्स में भी है, जिंक प्लस H2SO4। ये हाइड्रोजन बनाने का सबसे पॉपुलर रिएक्शन है, सस्ता पड़ता है ना इसलिए। ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, यहां कोई जरूरत नहीं है कि गर्म करो, ये करो, वो करो, सबसे बनेगा। क्लियर है कि नहीं बोलो। अगर मैं कैल्शियम ही ले लेता हूं प्लस HCl तो CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैलेंस कर लेना भैया, मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो ये कुछ एग्जांपल लिए। अब सीधी सी बात है, जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना तेज रिएक्शन करेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज का फंडा यहां लग जाता है। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो बोल दो। अगला चौथा है एम्फोटेरिक मेटल्स। जब हम एम्फोटेरिक मेटल्स की बात करते हैं, ये जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं NaOH और KOH वगैरह वगैरह, तो क्या होता है, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में सॉल्ट बन जाता है। जैसे एम्फोटेरिक मेटल्स के एग्जाम्पल कौन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, टिन है, क्रोमियम है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये तो एम्फोटेरिक मेटल के। बेरिलियम है, ये कुछ लिखे। मेन पहले दो या पहले तीन आपको बिल्कुल पोपट की तरह याद होने चाहिए। पहले दोनों तीनों तो एकदम झटके से पोपट की तरह आपको याद हो तुरंत। एम्फोटेरिक का मतलब एल्यूमिनियम, जिंक तो आपकी खोपड़ी में आने चाहिए। कहने का मतलब है एम्फोटेरिक मेटल वो है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हो। क्लियर। जैसे यहां देखें, अगर मान लो जिंक प्लस NaOH, Na2ZnO2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैलेंस कर दें, ये लो एल्यूमिनियम प्लस NaOH, यहां पर NaAlO2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी जगह सोडियम Na3AlO3 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड हैं। बैलेंसिंग आप करते रहना भैया। तो ये आपको मैंने मेटल्स का पूरा कंसेप्ट हाइड्रोजन बनाने का समझा दिया। आया आपको समझ में? कमेंट दो जल्दी से भाई, फटाफट जोश के साथ। हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि बिल्कुल एकदम थियोरेटिकल लेसन है, और सबको पता है कि नए पैटर्न में चाहे JEE मेंस हो, एडवांस हो, निट हो या बोर्ड हो, NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है, और स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो
तो मैं हाइड्रोजन को उसी तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी भी पूरी पैरेलल में आपके सामने कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। और साथ में उसका जो एडिशनल ट्विस्ट फॉर्म है हाई लेवल का, मतलब उसको ट्विस्ट कर देते हैं, बस यही अंतर है। तो उसी को ही मैं पैरेलल में भी खत्म कर रहा हूं। तो इसका मतलब आपका एडवांस लेवल तक सब कुछ पैरेलल में खत्म होता जा रहा है, हाँ या ना। अगला देखो, दूसरा जो हाइड्रोजन बनाने का तरीका है मेटल्स के बाद बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ये पानी है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले H और O आयंस बनते हैं। OH भी बना सकते हो आप चाहो तो, H एंड OH आयंस भी आप यहां चाहो तो बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट H और O आयंस बना दिए। अब ये पॉजिटिव आयन है तो कहां जाएगा, बोलो। तो पॉजिटिव आयन है तो सीधा सा है, पॉजिटिव है तो एनोड कैथोड पर जाएगा, और नेगेटिव है तो एनोड पर आएगा। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस दे देगा, बैलेंस करते रहना। एनोड पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन गैस निकाल देगा। एक कैथोड है और एक एनोड है। को डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बोलो भाई। नेक्स्ट अगला केस है यहां पर, ठीक है, कैथोड एनोड। अब यहां पर क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के एनवायरमेंट में डाल देते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो 99.95% प्योर मिलती है। ये ध्यान रखना, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन को इजी करता है और प्योरिटी बढ़ाता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिली, एनोड पर आपके ऑक्सीजन गैस मिली एज प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट, साइड तो नहीं कहेंगे, दोनों मेन प्रोडक्ट है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गया। तीसरा है आपका हाइड्रोजन बनाने का जो तीसरा तरीका आपके एनसीईआरटी में है, वो है ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है ना, उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। को डाउट है तो बोल दो। अब हम बात करें तो क्या होगा क्या नहीं, समझो। NaCl है एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर देखो बच्चों, Na प्लस बनेगा, साथ में Cl नेगेटिव बनेगा। अब एक्वस है, इसका मतलब वहां पर पानी भी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर H प्लस इधर डाल रहा हूं, OH माइनस इधर डाल रहा हूं। मैंने क्या किया, लगे हाथों पानी के आयन भी बना दिए। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस को हमेशा ऐसे ही करना, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये कहां जाएगा, तो आंसर है ये आयंस कैथोड पर जाएंगे और ये आयंस एनोड पर जाएंगे। आज तक आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो बच्चों तो क्या करते हो कि Na और Cl बना दिया, खत्म। इस
NaCl को बनाने के बाद आगे का पॉइंट क्या है आपका, Na कैथोड पर भेज देते हो तो सोडियम बनता है। कैसे करते हो आज तक आप, Na बना और यहाँ क्लोरीन बना दिया, मतलब H और OH को तो देखा ही नहीं, तो Na और क्लोरीन बना दिया और आंसर Na और क्लोरीन टिक करके आगे कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा। अब आपने मिंटोस तो खाई नहीं, तो आपके दिमाग की बत्ती तो जली नहीं। इसके बाद पता चलता अरे यार सोडियम तो ज्यादा, नेगेटिव होने के बाद पता चलता है कि सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव था, हाँ या ना। तो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा कि यहां से वो क्लोरीन सॉरी पानी को रिप्लेस कर देता है, पानी की हाइड्रोजन निकाल देता है, याद आया। तो उस चक्कर में कई बार जल्दीबाजी में या मतलब हायतौवा मचाते हुए क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, या कई बार जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव होने के बाद ध्यान लगता है। तो हमने क्या किया, इस बात से बचने के लिए, इस नेगेटिव से बचने के लिए बचपन से ही इनके आयंस ले लिए। क्लियर, H और OH को भी साथ में डाल दिया तो कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से ही इन फ्यूचर जब भी किसी भी सॉल्ट का या किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना हो तो इसी कंसेप्ट से आप सोचना बच्चों, कभी गलत नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जाएगा सॉल्यूशन में, लिख देता हूं मैं, मोर रिएक्टिव विल मूव in solution while less reactive will discharge या will be discharge at electrode। ज्यादा रिएक्टिव गया सॉल्यूशन में, कम रिएक्टिव जाएगा इलेक्ट्रोड पर। ये एक ट्रिक आपको मैंने लिखवाई। तो अब सबको पता है इतना तो यार कि 10th में 8th में 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हो, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, हाँ या ना। जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, जोर से बोलो हाँ। क्लियर, कहीं जोर से बोलो जय माता दी, बैठे बैठे बोल दो। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है वो गया सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है तो वो डिस्चार्ज हो गया। हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है तो वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, निकल गया। यहां पर क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहां पर रिएक्टिविटी में बात करूं तो OH आयंस की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। इसका भी ट्रिक बता देता हूं आपको, जैसे यहां पर लिख दिया वैसे ही इसका ट्रिक, ज्यादा एटम ज्यादा रिएक्टिव, नेगेटिव के केस की ट्रिक है ये बच्चों, मोर एटम मोर रिएक्टिव, हाँ या ना। को डाउट है तो बोल दो। तो यहां पर ये ज्यादा रिएक्टिव है गया सॉल्यूशन में, ये कम रिएक्टिव है तो ये हो गया यहां से डिस्चार्ज, तो क्लोरीन यहां से डिस्चार्ज हो गया और NaOH रिएक्शन में बन गया। तो मींस पीएच क्या हो गई, 7+ हो गई, बेसिक मीडियम हो गया, हाँ या ना। कोई डाउट है तो बोल दो। मीडियम क्या हो गया बच्चों, बेसिक हो गया। पीएच क्या हो गई, 7 से ज्यादा हो गई क्योंकि रिएक्शन में NaOH बन गया। अब क्वेश्चन देखो, आपको बेवकूफ बनाना, आपको भरे बाजार बेचना चाहे ना एग्जामिनर, तो आपको आराम से बेच के आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सौदा कब हो गया। और जब पता चलेगा सौदा कितने में हुआ, आप अपने आप को समझते हो कि कोई 2-4 हजार तो दे देगा, पता चला कि आपको बेचने के बदले में सामने वाले को पैसा भी देना पड़ गया, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, 2 रुपए नहीं मिले आप लोगों के। क्लियर, देखो कैसे, हाँ रियल में यही होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ढंग से सुनना, NaCl पहले ये समझा देता हूं फिर क्वेश्चन पूछता हूं, फिर देखो मैं ही आपको बेस डालता हूं आज, ठीक है। घर वालों को बोल दो पहले से ही कि सर हम तो बिक गए पापा मम्मी, हमें अब भूल जाओ, ठीक है ना, हम गुलाम बन चुके हैं। देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्या बोला आपको, जितने ज्यादा एटम उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो इसका मतलब मैंने कहा ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया इससे, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया इससे, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। हेलोजन्स के केस में क्या होगा पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर मैंने अरेंज किया आपको समझाने के लिए। समझ में आया तो बोल दो जल्दी से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बाइंड अप हो गई। जल्दी से कमेंट दो भाई। उन्होंने देखा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपसे बना रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं। देखो क्या क्लियर हुआ बच्चे, कंसेप्ट क्लियर हुआ या बिकना क्लियर हो गया कि हाँ मैं बिक गया? ठीक है, जल्दी बोलो। तो देखो pH ऑफ NaCl aqueous सॉल्यूशन इज, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए 7, बी 7 से ज्यादा, सी 7 से कम, डी डेटा इनसफिशिएंट। डेटा इनसफिशिएंट। दोनों क्लियर है, देख लेते हैं अभी। तो आंसर दिए जाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सोचो। क्वेश्चन दो, pH ऑफ NaCl aqueous solution before electrolysis। ऑप्शंस वही है, आंसर बोलो। pH of NaCl aqueous solution after electrolysis। आंसर बोलो। तीन क्वेश्चन है, तीनों के आंसर देने हैं आपको। अगर अपने आप को गुलाम बनने से बचाना है आपको तो तीनों के आंसर सही दो, नहीं तो फिर गुलामी करनी पड़ेगी मेरी। क्लियर? बेच रहा हूं ना तुम्हें। चलो देखो, जब तक हम इस बोर्ड को एकदम से शांताबाई स्टाइल में साफ कर देते हैं। अब आप कहोगे नहीं शांताबाई गलत बोल गया, नहीं तो तुम कहोगे सर आपने जेंडर चेंज कर लिया। रामू काका स्टाइल में कर देते हैं। चलो ठीक है, मेल पे क्यों किया है? पहले का आंसर 7, दूसरे का 7, तीसरे का 7+। देखते हैं पीएच। अब अकल लगाई है बच्चे ने, है ना। तीनों क्वेश्चन देखने के बाद, अकेला एक क्वेश्चन होता तो गलत था, आंसर कुछ और लिखा था शैल ने। देखो पहले इसने आंसर बच्चे ने कुछ और लिखा था, जब बाद में पता चला कि ये तो मैं तो बिक रहा हूं, तब आके। तो NaCl का नॉर्मल में 7 है,
ठीक है ना। यहाँ पर pH ऑफ NaCl बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस भी 7 है और यहाँ पर आंसर 7+ है, क्योंकि बाद में बेसिक हो गया। अब डेफिनेटली ये अभी तो आपके सामने था, 3 क्वेश्चन दिए एक साथ, मैंने तीनों लिख दिए, इसलिए आप फिर भी बच गए। इन कब तक बचोगे? आज बकरा ईद है, हलाल तो होना ही है इस ईद को, नहीं तो अगली ईद को करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो डाउट है तो बोल दो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन देता तो आप गलत करते, ये कंसेप्ट नहीं बताता उससे पहले तो डेफिनेटली सारे के सारे जो है ना शहीद होते। अभी भी कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन दिया, अब आगे का पेज में पढ़ाता हूं आपको एनसीईआरटी का, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब जितना अभी तक मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था वो सारा का सारा समझा दिया। अब दोबारा फुल स्क्रीन देखते हैं, फिर उसको एक बार देख के यहाँ पर उसको उसी को ट्विस्ट करते हैं, डिटेल करते हैं। इस तरीके से आपको हाइड्रोजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये भी बोल दो। वैसे बड़ा बोरिंग लेसन है ना। किसी ने ईद ए मिलाद है सर आज शायद, ठीक है तो बेटा अगली ईद आ रही है, काहे को टेंशन ले, आज सेवैया खा तू, सेहत बना, अगली ईद पे ज्यादा भाव में बेचेंगे तेरे को। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो पैटर्न है, जो पहला हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा अभी तक भी, कई बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा या अरे जस्ट रीड किया रट्टा मार डाला, पहला कमेंट, ठीक है ना। अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन, क्योंकि 12th वाले बच्चे भी हैं, तो प्लीज अपना कमेंट दो। दूसरा, आज आप मेरे पैटर्न से हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी भी पूरी समझा रहा हूं और उसी को बेवकूफ बना के इंटरेस्ट, शायद मेरे हिसाब से मैं कहूंगा इंटरेस्ट के साथ समझा रहा हूं। तो इस पैटर्न में आपको कैसा लग रहा है? 2 कमेंट दो जल्दी से। समझ में तो आ रहा है ना? फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम, और बच्चे भी क्लास में बैठे हैं भाई, जिंदा या मुर्दा, जैसे भी एक बार आंसर दे दो फिर दोबारा मुर्दा हो जाना। चले हम आगे। SSS मतलब शैलेश सदावत, और तीसरा एस का मतलब क्या है? समझ में नहीं आया। ट्रिपल एस का मतलब क्या है? ट्रिपल एस चलो कोई बात नहीं, अब आगे की प्रिपरेशन को हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन की जो प्रिपरेशन आगे हैं उनको देख रहे हैं हम लोग। चलो यहां तक हम लोग कर चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन की एक प्रिपरेशन और है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाए वो देखो। तो आपके दूसरे साइड में सबसे ऊपर है हाइड्रोकार्बन है, CnH2n+2 का मतलब एल्केन्स होता है, उसमें पानी डाल दोगे गर्म करते हुए तो CO+H2 बन जाता है। CO+H2 को कहते हैं हम लोग वाटर गैस। CO+H2 के जो मिक्सचर का नाम क्या होता है बच्चों? वाटर गैस। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है मिथेन, मिथेन में पानी डाल देते हैं तो यहाँ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है। और वाटर गैस का ही एक और नाम क्या है? सिन गैस। पूरा नाम क्या है उसका? सिन गैस। सिन का मतलब सिंथेसाइज कराने में काम आती है, तो सिंथेसाइज कराने के कारण इसका नाम पड़ गया सिन गैस। कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। लिखा हुआ है ना वहां पर कि ये सिंथेसाइज कराने में काम आती है मेथेनॉल और नंबर ऑफ कंपाउंड्स को, इसलिए इसका नाम सिंथेसाइज सिंथेटिक गैस या सिन गैस होता है। हो गया क्लियर? कोई डाउट है? अब इसके बाद कार्बन
कार्बन में वाटर डालेंगे तो भी सिन गैस बन जाता है। चले हम आगे, नीचे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 एंड H2O बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो आंसर है CO2 प्लस H2 बनता है। मींस वाटर की कार्बन मोनोऑक्साइड सबको पता है बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है, तो वाटर को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, वाटर को रिड्यूस कर देता है। हाँ या ना, कोई डाउट है? और ये रिएक्शन ध्यान रखना इस साल भी JEE में आई है, लास्ट ईयर निट में आई थी। इस रिएक्शन का नाम होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। यहां पर वाटर गैस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, इसलिए तो ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यहां से निकाल देते हैं बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। पूरा पूरा ये 2 लाइन 2.5 लाइन है ना, इनको याद कर लेना, मतलब बिल्कुल फिट कर लेना। कोई डाउट है तो बोल दो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन आती है, तो हर चीज लेस कर दो। आपको पता है हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वेट लेस मतलब बहुत लाइट है। कलरलेस, ऑडियो लेस, स्मेल लेस, टेस्ट लेस, हर चीज लेस कर दो, याद हो गया। क्लियर है कि नहीं? बस एक ही ध्यान रखना, कंबस्टेबल गैस है, हाईली कंबस्टेबल है। थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन एज फ्यूल सेल काम आता है, हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके फ्यूल सेल में काम आने वाली रिएक्शन है, मतलब बेटर है, रॉकेट प्रोपेलेंट में काम आएगा। कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये तो आप देखते रहना, मैं अपने स्टाइल से स्क्रीन पर आपको समझा देता हूं, ठीक है? तो प्लीज स्क्रीन शेयर करें। वाटर गैस क्या होती है मैं लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट के ये इंपॉर्टेंट है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, और इसका नाम क्या है, सिन गैस भी इसी को ही बोलते हैं, या सिंथेसिस गैस भी इसी को ही बोलते हैं। ये वाटर गैस। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस। ये क्या होता है, CO प्लस N2 को बोलते हैं, CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना। वाटर गैस, दूसरी है प्रोड्यूसर गैस। और CO प्लस H2O जब इसको गर्म करते हैं निकल के साथ तो CO2 प्लस H2 कह बनता है। इसे कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने यहां पर लिख दिए। आगे देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, मान लो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पॉइंट आएगा यहां पर, पहला कलर लेस, ऑडियो और स्मेल मतलब लेस, टेस्ट लेस, वेट है ना, वो तो पता है क्या टाइम पास करना है ना, और सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कंपैरेटिवली होती है, ठीक ठीक है, कम होती है, ठीक है ना। फ्लेम कंबस्टेबल गैस है, हाईली कंबस्टेबल गैस है, बहुत तेजी से बर्न हो जाती है, ठीक है ना। सो यूज्ड एज
फ्यूल, जैसे रॉकेट और जेट प्लेन्स में। जेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल या जेट फ्यूल ऐसा लिख लो। जी Z80 होता है, सॉरी शायद स्पेलिंग का मेरे को लोचा है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ो स्पेलिंग ना पढ़ो। कोई डाउट है तो बोल दो भाई, आया कि नहीं आया समझ में। यहां तक हमने देखा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये मैं अपने पैटर्न से करवा रहा हूं। हाइड्रोजन कैन कंबाइंड विद मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स इजीली। with metals as well as non metals easily, ठीक है ना। तो एंड फॉर्म हाइड्राइड अपने पैटर्न से कराता हूं, देखो एंड फॉर्म्ड, बाद में पेज पलटवा दूंगा। हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्राइड्स। क्लियर है कि नहीं। जैसे पहला आपको लेता हूं विद नॉन मेटल्स, बुक का हेडिंग हम बाद में बात करेंगे। विद नॉन मेटल्स की बात करें हम लोग यहां पर, तो क्या होगा। हाइड्रोजन की रिएक्शन देखो आप बच्चों, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। देखो कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है इसमें, रूम टेम्परेचर पे ही मजे से उछलते कूदते हंसते खेलते रिएक्शन हो जाता है क्लोरीन या कोई भी हेलोजन से। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन ले लूं तो क्या बनेगा, H2O। अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन ले लूं तो क्या बनेगा, अमोनिया। अगर मैं यहाँ फॉस्फोरस ले लूं तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर PH3 बनेगा। अगर मैं यहाँ सल्फर ले लूं तो क्या बनेगा, आप कहोगे H2S बनेगा, स्मेल आएगी उसकी। अगर मैंने यहाँ पर लंबा ले लिया, मतलब और जो मेटल्स मैं इनको इधर समझा देता हूं। अगर मान लो मैं यहाँ पर कार्बन ले लूं तो क्या बनेगा, CH4, ठीक है ना। चले, आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं बोलो। अब यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर जैसे गर्म करना पड़ता हैवर प्रोसेस है, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर केस में हाइड्रोजन इजीली रिएक्शन कर डालता है, ज्यादातर केस में हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिएक्शन करता है। एक दो ही केस ऐसे हैं जहां पर आपको कंडीशंस लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे बोरॉन ले लूं मान लो, तो BH3 बनता है जो बाद में B2H6 में बदल जाता है। क्लियर हो गया, बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो। अगर मैं यहां पर आर्सेनिक ले लूं तो AsH3 आर्सेनिक हाइड्राइड बनेगा। आयोडीन ले लूंगा तो बनेगा HI। सिलिकॉन ले लूंगा तो सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4 बनेगा। आया कुछ समझ में कि नहीं, बोलो जल्दी से रेस्पॉन्स दो भाई, क्लास खत्म करने का टाइम हो रहा है तो जल्दी से अपना रेस्पॉन्स दो।
मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, रिएक्शंस विद हेलोजन्स, हेलोजन्स में कोई भी हेलोजन के साथ रिएक्शन हो सकती है, तो क्या बनेगा, HCl, HBr वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, डाइऑक्सीजन बोलते हैं, तो वाटर बनता है। अब यहां ध्यान रखना, पानी के साथ जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। हाइड्रोजन पानी के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। अगर हाइड्रोजन पानी के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन कर रहा होता ना, तो बारिश हमेशा हो रही होती। एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते तो हमेशा 24 घंटे 12 महीने पूरे साल बारिश हो रही होती, और हम लोग फिर तो मच्छियों की तरह तैर रहे होते, ना कि ऐसे बैठे रहते। क्लियर हो गया। अब आपने एक चीज देखी होगी, कई बार बच्चे के माइंड में आता है सर कैसे याद करें, तो यार कॉमन सेंस है, बारिश जब होती है तो बिजलियां कड़कती है, और हमें पता है जितनी ज्यादा बिजली कड़कती है, जितना मौसम डेंजरस होता है, इसका मतलब क्या होता है, उतना ज्यादा पानी बरसता है। तो इसका मतलब क्या है, बिजली कड़कने से हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा टेम्परेचर या हीट मिलेगी उतना ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, जितना हीट मिलेगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। नेक्स्ट जो केस आता है इसमें, वो है आपका रिएक्शन विद अमोनिया, ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का तो हेवर प्रोसेस है, कंडीशंस ध्यान रखना, मैं बोल देता हूं एक बार, सुन लो। अमोनिया बनाने के हेवर प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होते हैं, अमोनिया बनाने के हेवर प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होते हैं, तो सीधी सी बात है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, क्लियर हो गया, लो, सॉरी उल्टा बोल गया, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और मेटल ऑक्साइड, ये आपका केस है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और मेटल ऑक्साइड, आयरन के साथ मॉलिब्डेनम वगैरह के ऑक्साइड्स है। तो जो वहां पर लिखा हुआ था नॉन मेटल्स वाला कंसेप्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो भी हमने यहाँ बाइंड अप कर दिया है। अगले एपिसोड में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाइड्रोजन तो पूरा खत्म हो ही जाएगा, पानी भी हम लोग अगली क्लास में बैठ के पी लेंगे, ठीक है, मतलब वाटर को भी पढ़ लेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलो। होप आपको समझ में आया होगा। बोरिंग लेसन है कि इंटरेस्टेड लगा? जल्दी से कमेंट दो और हैशटैग लिख दो, फटाफट, केमिस्ट्री रटना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान बांटने का काम करो, मींस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रे कराओ कि हाँ भाई यहाँ पर मस्त बोरिंग चीज को भी अच्छा करके पढ़ा दिया जाता है, नींद आने वाले बच्चे को भी अलर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? जल्दी से लिखो और भाग जाओ, अगली क्लास से पहले खा पी के तैयार होके फटाफट बैठ जाओ। क्लियर? नहीं तो फिर कहोगे कि सर गैप दे दो। ठीक है, चलो।